कि हम करते हैं अब रिवीजन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपका एग्जाम 3 डेज के बाद ही है, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कस कर रहे हैं बस। तो ओके, फर्स्ट इज आई इज क्यू अपॉन टी, पता है आपको, चार्ज अपॉन टाइम हमने 10th में भी किया है। फिर आपका आता है करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? इट इज करंट पर यूनिट एरिया, आई अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया, एंड यूनिट विल बी, करंट का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, सो जे का यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? देखो, पहले जब तक हमने कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, ठीक है, कोई फिक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। तो हम क्या देते हैं कि इनका एवरेज वेलोसिटी जो है ना, इनिशियली वो जीरो है। ये यही चीज लिखा हुआ है। पहले मैं आपको अपना डेरिवेशन बता देती हूँ, फिर हम एनसीईआरटी से रिलेट कर लेंगे। सो वी से u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n इज जीरो। ये है क्या? ये आपका एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स का इनिशियली, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली इज जीरो। व्हाई इट इज जीरो? क्योंकि नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से नो फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो उसकी वजह से इनिशियली तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाता है। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर दिए टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक्सेलरेशन होता है। क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का? F होता है ma विच इज इक्वल टू QE। सो A का फॉर्मूला मेरे पास आ गया QE/m। इस एक्सेलरेशन से ऑल इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग। अब जैसे ही एक्सेलरेशन होता है तो कोलिजन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सारे भाग रहे हैं। सो व्हेन इट एक्सेलरेट्स इट गेन्स वेलोसिटी, इट गेन सम वेलोसिटी, बट देन इट कोलाइड्स, और फिर वो स्टॉप कर जाता है, फिर वो एक नया स्टार्ट करता है। सो एट ईच कोलिजन इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रेश स्टार्ट करता है। तो पहले हम ये लिख देते हैं कि v1, पहली वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ने क्या अचीव करी, u प्लस ए टी, वी इज u प्लस ए टी, मैं यही फॉर्मूला लगा रही हूँ। इसको मैं टाउ वन ले लेती हूँ, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो टाउ वन टाइम के लिए एक्सेलरेट होता है। एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर टाउ वन टाइम के लिए वो एक्सेलरेट होता है और फिर कोलाइड कर जाता है, फिर से नया शुरू होता है। तो पहले मैं एक के लिए लिख लेती हूँ, v1 इज u प्लस ए टी टाउ वन, फिर दूसरे के लिए लिखा v2 इज इक्वल टू u2 ए टाउ टू, ऐसे Vn इज इक्वल टू un प्लस ए टाउ एन, ठीक है। अब इन सबको ऐड करके इनका एवरेज लेना है। नाउ एडिंग ऑल v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n, a कॉमन, टाउ वन प्लस, सॉरी एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो यहाँ मत लगाना वेक्टर साइन, टाउ ये तो टाइम है, टाउ एन अपॉन एन, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपकी, जो फाइनल वेलोसिटी अचीव हुई है उसका मीन, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम फाइंड कर रहे हैं। और ये तो अभी जीरो है, इसका रीजन मैंने आपको बताया, इस वाई इट विल बी जीरो, क्योंकि इनिशियली देयर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो वी से दैट द एवरेज वेलोसिटी इनिशियली इज जीरो। तो ये जीरो डाल देते हैं। अच्छा, और यहाँ हो गया ए, और इसको क्या ले लेते हैं? ये ले लेते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन भी एग्जाम में आई हुई है। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? इट इज द एवरेज टाइम, इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ओके। ये आपका एवरेज टाइम है। अब ये इसको मैं डिनोट कर रही हूँ टाउ, ओनली टाउ ले लो, ये इनका एवरेज आप टाउ से डिनोट कर दो। सो वी डी इज इक्वल टू ए टाउ, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ए की वैल्यू अभी हमने देखी थी क्यू ई अपॉन एम टाउ, ठीक है। वेक्टर साइन लगाना है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे वी डी वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्यू अपॉन एम। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे ना तो मैं इसको ई लिख रही हूँ और नेगेटिव साइन लगा रही हूँ। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको यहाँ पे इसको माइनस ई लिखना पड़ेगा। दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यू कैन सी हियर इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसका डायरेक्शन ये, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में है, सो दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ आपको ऐसे लिखना पड़ेगा माइनस ई
अपॉन एम टाउ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और डेफिनेशन क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ये भी आई हुई है, देखते हैं शायद एनसीईआरटी में दी हो। तो आप ये समझ गए हो, ये यहाँ पे क्या लिखा है, अभी मैंने एक्सेलरेशन भी बता दिया, फिर ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इन्होंने डिफरेंट टर्म्स लिए हैं, मैंने ये वही लिखा था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना। हमने v1 v2 लिया, इन्होंने vi ui ले लिया और ti ले लिया, हमने v1 ये टाउ 1 टाउ 2 लिया है, तो आप देख लेना जो आपको ठीक लगे। फिर एवरेज ऑफ वी आईज, जो यू आईज मैंने लिए थे, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। अच्छा, फिर आपने अब आपने क्या किया, एवरेज ले लिया, ये सारा एवरेज इन्होंने लिखा हुआ था, तो यहाँ पे एवरेज 0 डाल दिया, और ये वाला जो एवरेज लिया इसको टाउ से डिनोट कर दिया, तो एवरेज वैल्यू ऑफ टी आईज इज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन मैंने अभी बताया, और वीडी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। ठीक है, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, या जो मैंने बनाया ये वाला बना, ये ड्रॉ कर देना, ये वाला आपका डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ चुका है एग्जाम में। अच्छा, अब आते हैं ये वाली डेरिवेशन पे। इसके लिए ना मुझे अलग से स्पेस चाहिए, यहाँ पे चलो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे डिराइव क्या कर रहे हैं, हम डिराइव कर रहे हैं करंट का फॉर्मूला। अभी तो I इज इक्वल टू वी डी ई एन, लर्न करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, वीना, I इज वीना, ये इसकी डेरिवेशन करते हैं, बहुत ईजी है। देखो सेम वही बना दो, एक कंडक्टर, ये बना दिया मैंने बैटरी। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, व्हाट इज करंट, I इज चार्ज अपॉन टाइम। नाउ आई अज्यूम n जो है ना वो आपका नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन al, वेयर a इज द, आपको बताना पड़ेगा ये सब ना, लिख देना जब जैसे जैसे याद आता जाता है। जैसे अब हमने a और l यूज कर रहे हैं तो याद आ गया ना मुझे कि मुझे a बताना है यहाँ पे, a एंड ये l। तो डेरिवेशन जैसे जैसे आप प्रोसीड करते हो पता चलता जाएगा आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। सो राइट डाउन योर, a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे आ गए यहाँ से, al इंटू ई, एन ए एल इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई, एन ए एल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, दिस इज द टोटल चार्ज। अच्छा, टाइम, टाइम कितना लिया इलेक्ट्रॉन ने इस यहां से यहां तक आने में, एक एंड से दूसरे एंड पे आने में, टाइम होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, तो एल अपॉन वी डी यहाँ आएगा। तो आपका आई का फॉर्मूला बन गया ये रहा, वी डी ई एन ए, VDENA, this is formula for the current। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज डन। अब आ जाओ I इज इक्वल टू VDENA, ये तो हमारा हो गया ENA। अब क्या करने, J पढ़ा था अभी, J इज I अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया, तो अब डाल दो VDENA अपॉन A, सो J इज VDEN, दिस इज फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी। अच्छा, अब एक न्यू डेरिवेशन कैसे करना है हमें, अब मैं बता देती हूँ हम कर क्या रहे हैं। हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। आई एम डिराइविंग दिस फॉर्मूला। कैसे स्टार्ट कर रही हूँ, आई से स्टार्ट करती हूँ, आई इज वी डी ई एन ए। ठीक है, वी आर प्रूविंग दिस, आई इज वी डी ई एन ए, ये हमें पता है। वी डी की वैल्यू डाल दो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो 0 हो गया था, ए टी, ए क्या होता है, ए था हमारा ई अपॉन एम टाउ ई एन ए। ठीक है, तो ये आया ई स्क्वायर टाउ एन ए अपॉन एम। अच्छा, मैं ई की प्लेस पे लिख रही हूँ v बाई एल, इसकी प्लेस पे लिख रही हूँ v बाई एल, दिस इज आई। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, v और i को ना एक साइड पे लेकर आते हैं, v अपॉन आई को यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, बाकी सबको इधर लेकर जा रही हूँ लेफ्ट में, एम एल अपॉन ई स्क्वायर टाउ एन ए। ओके, व्हाट इज v बाई आई, r। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, r इज इक्वल टू एम एल अपॉन ई स्क्वायर टाउ एन ए। एक ये फॉर्मूला है। अब इसी से मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, रो एल अपॉन ए, r इज ऑल्सो रो एल अपॉन ए। तो कंपेयर करना जरा, इसको अगर हम कंपेयर करें, एल एल कट हो गया, ए कट हो गया, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया है, एम अपॉन ई स्क्वायर टाउ एन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे हम कुछ कंक्लूजन्स भी देंगे। अभी हमने ऊपर एक जे का फॉर्मूला किया, ये रहा क्या, वी डी ई एन। अब इसमें जरा फॉर्मूला वी डी का वैल्यू डालो, ई
E by m tau En. So this is E square E tau n upon m. अब जरा यहाँ देखो, what is this? m E square tau n. ये क्या हुआ? ये 1 by resistivity है. So I can say J is equal to 1 by resistivity into E. And 1 by resistivity क्या होता है? कंडक्टिविटी. J is sigma. ठीक है, यहाँ ये रेजिस्टिविटी है और 1 by रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टिविटी. दिस इज कंडक्टिविटी. नाउ नेक्स्ट इज मोबिलिटी. मोबिलिटी क्या होता है? इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? वोल्ट पर मीटर. कहाँ से आया ये वाला यूनिट? ई इज डी वी बाई डी आर. क्या था इन लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? डी वी बाई डी आर. तो यहाँ से आया वोल्ट पर मीटर. तो आपका यूनिट बन गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. ठीक है, मोबिलिटी पॉजिटिव होती है. Now next is limitations of Ohm's law. Ohm's law क्या है? V is directly proportional to I and VI graph straight line graph होता है. ठीक है, but not all materials follow Ohm's law, obey Ohm's law. Only ohmic conductors जो है ना वो obey करती हैं, सारे नहीं obey करते हैं. तो ये भाई examples दिए गए हैं. जैसे ये एक line यहाँ पे देख रहे हो आप, here the line is not straight, तो यहाँ पे वैलिड नहीं है ओम्स लॉ. अच्छा, ये डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आप देखो वी और आई जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है. ये गैलियम आर्सेनिक का, ये आया हुआ है एग्जाम में, प्लीज इसको लर्न कर लेना. ये आया हुआ है, ये फिगर दे देते हैं, क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कौन से रीजन में नेगेटिव रेजिस्टेंस आता है, ये पूछना है. तो ऐसे दे देंगे ए एंड बी, ए बी सी या डी, ऐसे रीजन. इन विच रीजन द रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है. या फिर एक एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए भी आया, ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर गैलियम आर्सेनिक. ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है, फिर आगे ऐसे कर्व हो गया और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ही नेगेटिव हो गया. सो वी आई रिलेशन इज नॉट यूनिक, it is different for different materials. Now next is resistivity of various materials, low for metals and high for insulators. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये 2024 में एक क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल इसी पे ही. सो रो टी इज रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर रो टी क्या है? जिस वो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर टी, एंड रो नॉट क्या है? रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट पे क्या रेजिस्टिविटी है, एंड अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो अल्फा का फॉर्मूला यहाँ से वैसे मैं क्या लिख सकती हूँ? रो टी इज रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं. सो रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट डेल्टा टी इज अल्फा. ठीक है, ये फॉर्मूला है. तो इसका यूनिट क्या होगा? ये वाला और ये वाला यूनिट सेम है, तो ये कट हो गया इन दोनों के यूनिट्स. तो अल्फा का यूनिट होना चाहिए सेकेंड इनवर्स. ठीक है, सेकेंड इनवर्स. और मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है. अच्छा, ये ग्राफ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टी, कुछ इस तरीके का ग्राफ है. फॉर निक्रोम इट इज लाइक दिस. और आप देख रहे हो वीक डिपेंडेंस है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट. Nichrome, it is alloy of nickel, iron and chromium. It exhibits a weak dependence of resistivity with temperature. यानी कि टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टिविटी पे ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, डिफरेंस नहीं आ रहा है, तभी हम इसको हीटिंग एलिमेंट्स में यूज़ करते हैं. ये देखो ना, टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है कॉपर, सो वी डोंट यूज इट इन हीटिंग एलिमेंट्स, अवन में, गीजर में, तो ये यूज़ किया जाता है. मैंगनीज कांस्टेंट एंड ये भी जो मटेरियल्स हैं इनका भी सेम है, तो इसलिए इनको स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स यूज करते हैं, बिकॉज इनका भी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है. सेमीकंडक्टर्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है. यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये भी आता है एग्जाम में. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है पेपर में. अच्छा, फिर ये रेजिस्टिविटी का भी हमने फॉर्मूला डिराइव करा. ठीक है, रेजिस्टिविटी इज m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, वी हैव जस्ट डिराइव्ड, एंड रेजिस्टिविटी इज 1 बाय कंडक्टिविटी, ये भी मैंने आपको बता दिया, अभी डिराइव किया है. Okay, so you can see resistivity is dependent upon two factors majorly, है ना. It depends upon tau and n, क्योंकि m और e तो constant है. m mass of electron हो गया, e charge of electron, ये तो constant है. So rho is dependent upon these two factors. ठीक है, तो अब किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है किसका कम है वो हमें देखना है. तो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन? इफ इंक्रीज द टेम्परेचर, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे. कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हो जाएगा.
ठीक है, ज्यादा कोलिजन और रिलैक्सेशन टाइम क्या था, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, कोलिजन ज्यादा हो गए तो टाइम दो कोलिजन्स के बीच में कम हो जाएगा, टाउ कम होने की वजह से रो इंक्रीज हो जाएगा, और ये होता है ऐसा मेटल्स में, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। इन अ मेटल एन का ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, एन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नहीं बढ़ रहे टेम्परेचर्स, तो इन मेटल्स इसका ज्यादा कुछ रोल नहीं है, तो टाउ का रोल है। तो टेम्परेचर अगर मैंने इंक्रीज करा तो कोलिजन इंक्रीज, टाउ डिक्रीज एंड रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, ठीक है। फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर क्या है, इसके अंदर टाउ का ज्यादा रोल नहीं है। फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर रेसिस्टिविटी पहले लिख देती हूँ एन टाउ, तो इसमें ज्यादा टाउ का रोल नहीं है, इसमें एन का रोल है, क्योंकि अगर मैं इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो एन इंक्रीज हो जाता है, एन इंक्रीज होने से रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हो गया ये, फिर आपका वही 9/10 वाला फॉर्मूला है, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। इस पे भी क्वेश्चंस तो आते हैं, इस पे भी एक आधा न्यूमेरिकल कभी कभी दे देते हैं, लास्ट ईयर आया हुआ है, वर्क अपॉन टाइम है ना, पावर इज वी इंटू आई, ये भी हमारा 10th का फॉर्मूला है, वी की जगह पे आई आर डाल देते हैं तो आई स्क्वायर आर, और आई की जगह पे डाल दो तो वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। 2024 वाला क्वेश्चन पेपर भी एक सेट में तो ये मैंने डेफिनेटली देखा है, आप कहोगे तो आई विल सॉल्व इट, और मैं मैथ्स की वीडियोस भी डालने का सोच रही हूँ, इफ यू वांट मी टू ऐड मैथ्स वीडियोस यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होता है, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल क्या है। देखो, अगर एक सेल में से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, और फिर मैं देखूं कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन, करंट आपने ड्रॉ नहीं करा, जैसे हम कहते हैं ना कि ये 10 वोल्ट है, हमने कहा 10 वोल्ट का सेल है, तो ये 10 वोल्ट क्या है, 10 वोल्ट एक्चुअली ईएमएफ है, कि मैं करंट ड्रॉ नहीं कर रही हूँ तब जाके ये इनके बीच में 10 वोल्ट है। सो इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स इन ओपन सर्किट when there is no, that is when there is no current flowing through the cell। जो करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 10 वोल्ट। लेकिन अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं एक रेजिस्टर या बल्ब के साथ, है ना, वो कनेक्ट किया, तो अब ये वाला 10 वोल्ट नहीं रहा है, थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, क्योंकि सेल का भी कुछ अपना एक रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ओके, अब ये देखते हैं फॉर्मूला कहाँ से आया। ओके, सो वी हैव अ सर्किट, सेल हैज ईएमएफ E, इट हैज इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब इंटरनल रेजिस्टेंस चाहे आप यहाँ पे लगाओ या चाहे उसके साइड में लगा दो, ऐसे तब एक ही बात है, ये कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। करंट इन द सर्किट इट इज गिवन बाय EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, ठीक है, ये तो हमारा हो गया करंट का फॉर्मूला। अच्छा, अब आपको ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी 2-3 मैं बताने वाली हूँ, अगर मैं इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगा दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे क्या मिलेगा इसके क्रॉस, V इज इक्वल टू आई आर, ये तो आई होप क्लियर होगा, और ये भी क्लियर होगा, E अपॉन आर प्लस आर, ये भी ओम्स लॉ जैसे समझ लो, E बाय आर प्लस आर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमने पढ़ा ईएमएफ क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, बट व्हेन करंट इज ड्रॉन तो फिर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। अब वो वैल्यू क्या होगी, या ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये तो ईएमएफ हो गया सेल का, और कुछ ड्रॉप इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी होगा, इसका अपना कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब आइडल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, बट नो सेल इज आइडल, राइट, तो उसका कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा, तो वो वोल्टेज ड्रॉप होगा आई आर, सो E माइनस आई आर, दिस इज V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और वो हमेशा लेस होता है, जब सेल को हम यूज कर रहे होते हैं तो वो V इज ऑलवेज लेस। एक केस ये भी होता है जिसमें E प्लस आई आर होगा, लेकिन वो तब होता है जब सेल चार्ज हो रहा होता है, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, जब सेल यूज में है तो आप V ये लेते हो, दैट मीन्स V इज लेस देन E when we are using the cell, and when no current is drawn from the cell then V is equal to E, मतलब ओपन सर्किट में, when circuit is open V is equal to E, when circuit is closed and we are using it so V is equal to E minus IR। so तो हमारे 3 फॉर्मूले क्या हो गए, एक तो I is equal to E by R plus R, V is equal to IR and also V is equal to E minus IR, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक फॉर्मूला और आता है हमारा यहाँ से, इसी से ही मैं निकाल सकती हूँ, E माइनस V, ऐसे लिख दो तो स्मॉल r E माइनस V अपॉन I, अब I का वैल्यू यहां से डाल रही हूँ V बाय R, सो E माइनस V अपॉन V बाय R, ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है।
कभी कभी आ जाता है। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब इसी से ना ग्राफ्स प्लॉट करने हैं हमें। एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से। ठीक है, पहला ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं ईएमएफ वर्सेस आर। अब आप खुद सोचो, जो सेल का ईएमएफ है उसका कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कुछ मतलब है? कोई कोई मतलब नहीं, राइट? इफ वी चेंज कैपिटल आर, ईएमएफ ऑफ द सेल विल नॉट चेंज। सो ईएमएफ ऑफ द सेल, मैं सर्किट यहाँ ही वापस बना देती हूँ, ये सर्किट थी ना, तो कैपिटल आर और ईएमएफ का कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, अब ये सोचो जरा, V और कैपिटल आर, इसका कोई रिलेशन है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस V एंड R, ऑफ कोर्स देयर इज रिलेशन। किस फॉर्मूला से आएगा ये रिलेशन? इस फॉर्मूला से आएगा, राइट? V इज इक्वल टू आई आर, अभी हमने किया था, V इज इक्वल टू आई आर, और I क्या होता है? E बाय आर प्लस आर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कुछ लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, E अपॉन आर से ना डिवाइड कर रही हूँ, ये वाला आर को मैं डिनोमिनेटर में लेके जा रही हूँ, सो आर अपॉन आर, आर अपॉन आर, सो E अपॉन 1 प्लस आर बाय आर, दिस इज V। अब इसका ग्राफ प्लॉट करो। इसका ग्राफ का शेप कुछ ऐसा है। अब इसका मीनिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन देखो। इफ ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? R0, इफ कैपिटल R इज 0, पुट करना 1 बाय 0 इंफिनिटी हो गया, E बाय इंफिनिटी इज 0, मतलब ये ऐसे बना ना, E अपॉन 1 बाय R बाय 0, E अपॉन 1 प्लस इंफिनिटी, तो E अपॉन इंफिनिटी 0 ही आ गया, V इज 0, तो ये 0 है। अच्छा, इफ R इज इक्वल टू R, देन E बाय 2 इज इक्वल टू V, तो आपका एक पॉइंट ये मार्क करना है, at R is equal to R, this is equal to E by 2, E by 2। फिर if capital R tends to infinity, मतलब यहाँ आगे जाते जाओ, तो if capital R tends to infinity, तो ये 1 by infinity 0 हो गया, and this will be V equal to E, ये मिलेगा हमें। इसका मतलब ये आगे जाके E के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको कुछ ऐसे बनाते हैं, लाइक दिस, दिस इज द VR ग्राफ। नेक्स्ट आता है हमारा VI ग्राफ। अब ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, VI ग्राफ। ये कैसे करें? देखिए, हमने एक इक्वेशन पढ़ी है ये वाली, इसका यूज करने वाले हैं। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तो Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन हम 11th में करते हैं, 11th मैथ्स में। Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सो Y इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई। ये आपका y एक्सिस पे है, ये आपका x एक्सिस पे है, तो यानी कि स्लोप आपका माइनस आर है। सो नेगेटिव स्लोप ऐसे ड्रॉ होगा, स्लोप इज माइनस आर। इस पे ना न्यूमेरिकल आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल बुक में मिल जाएगा, जो भी रेफरेंस बुक आप यूज कर रहे हो उसमें डेफिनेटली इस पे न्यूमेरिकल, एक आधा न्यूमेरिकल होगा। वो एक क्वेश्चन आता है ना जिसमें 2-3 सेल्स होते हैं, उसका ग्राफ बनाया है, तो वो यहाँ से वैल्यूज आती हैं ये, और इंटरसेप्ट से, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इसी पे बेस्ड है। फिर हम क्या करेंगे, स्लोप इज माइनस आर। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है? ये हमारा है y इंटरसेप्ट विच इज e, तो ये मुझे e की वैल्यू देगा। और ये क्या है? ये वो पॉइंट है जब आपका v 0 है। इफ v इज 0, ये चलो छोड़ो, वैसे इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इतना ही इनफ है, बस ये इन्फॉर्मेशन इनफ है, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। अब ये क्या है, अगर आपके पास सर्किट में ऐसे 2 सेल्स कनेक्टेड हैं, से आपके पास एक का ईएमएफ है 2 वोल्ट, दूसरे का ईएमएफ है 3 वोल्ट, और इनका रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम कुछ ऐसा है, तो आप इनको हटा के एक सेल लगा सकते हो जिसका ईएमएफ क्या होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, आप सर्किट में उनको रिप्लेस कर सकते हो। तो वो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं अभी हम, ईजी फॉर्मूला है, जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, तो ये सेल्स थे ईएमएफ E1 E2 और रेजिस्टेंस R1 R2, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये दोनों को हटा के मैंने एक ही सेल लगा दिया जिसका ईएमएफ E इक्विवेलेंट है और रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। नाउ I करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। अब क्या मैं लिख सकती हूँ, ये जरा देखो इन 2 पॉइंट्स के बीच में, कैन आई से VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। अभी हमने करा V इज इक्वल टू E माइनस IR फॉर्मूला, तो ये भी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB क्यों लिखा, VB माइनस VA क्यों नहीं? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है ना,
सो दिस इज एट हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो वी ए माइनस वी बी इज ई वन माइनस आई आर वन, और इसके लिए लिखेंगे तो वी बी माइनस वी सी ई टू माइनस आई आर टू, दोनों को ऐड कर दो, ऐड किया तो आया वी ए माइनस वी सी ई वन प्लस ई टू माइनस आई कॉमन ले लो आर वन प्लस आर टू। ठीक है, अब आप ना इक्विवेलेंट सर्किट पे आओ, इक्विवेलेंट सर्किट के लिए लिखो वी ए माइनस वी सी ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। अब कंपेयर करना जरा दोनों को, कंपेयर करोगे तो फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट का, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है ई वन प्लस ई टू, ऐड कर देना दोनों की ईएमएफ्स को, और आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है आर वन प्लस आर टू। सीरीज में तो बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, ये आपके इक्विवेलेंट फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा ये ध्यान रखना, अभी हमारे जो दो सेल्स थे दोनों, इफ द सेल्स आर कनेक्टेड लाइक दिस, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप इनको ऐड कर दोगे ईएमएफ्स को, जैसे 3 वोल्ट है ये 5 वोल्ट है, तो टोटल 8 वोल्ट का सेल लगा दिया आपने। बट इफ सेल्स आर कनेक्टेड लाइक दिस, इस तरीके से, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ये E1 है ये E2 है, तो आपको सेल्स को ईएमएफ्स को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सो इक्विवेलेंट ईएमएफ्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज जस्ट इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल ईएमएफ, ईएमएफ ऐड कर देते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंसेस को भी ऐड कर देते हैं। पैरेलल में क्या होता है आप देखो। अच्छा आपको ये तो पता होगा पैरेलल कनेक्शन में तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम होना चाहिए। क्या मैं लिख सकती हूँ वी ए माइनस वी सी इज E1 माइनस I1 R1, ये वाला इसके अक्रॉस, ये आई होप ये दिख रहा है आपको, मैं यहाँ लिख लेती हूँ वी ए माइनस वी सी, ये इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिख रही हूँ E1 माइनस I1 R1, और नीचे वाला भी सेम होगा वी ए माइनस वी सी, क्योंकि टर्मिनल ये पैरेलल में है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना चाहिए, दैट विल बी E2 माइनस I2 R2। तो यहाँ से आप I1, ये दोनों इक्वल है तो मैं इसको दोनों को ना वी लिख रही हूँ, ये ना लिख के दोनों के साथ मैं वी लिख रही हूँ। ठीक है, ओके, सो यहाँ से मैं R1 की वैल्यू ले सकती हूँ, R1 इज, सॉरी नॉट R1, I1 की वैल्यू ले रही हूँ, I1 इज E1 माइनस वी अपॉन R1, and from here I2 is E2 minus V upon R2. I'm writing it again here. मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला V is equal to E1 minus I1 R1 and सेकेंड के लिए भी V is equal to E2 minus I2 R2। सेल्स कैसे कनेक्टेड थे, पैरेलल में ऐसे, ये E1 R1 E2 R2, इसमें से करंट I1 है, यहाँ से करंट I2 है, और टोटल करंट ऐड हो जाएगा जो यहाँ से आउट होगा। तो मैंने दोनों के लिए ये इक्वेशन लिख दी है। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम I1 E1 माइनस वी अपॉन R1 एंड I2 इज इक्वल टू E2 माइनस वी अपॉन R2। टोटल करंट क्या हुआ, I1 प्लस I2 E1 माइनस वी अपॉन R1 E2 माइनस वी अपॉन R2। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, इक्विवेलेंट के लिए क्या करूं, एक ही सेल लगेगा, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, और करंट ये हो जाएगा जो टोटल करंट था, है ना। सो फॉर हियर इसके लिए क्या लिखें, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से I का वैल्यू ले लो, E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। इक्वेट कर दो इनको जरा, देखो क्या होगा, इसको इक्वेट करें, E1 by R1 minus V by R1 plus E2 by R2 minus V by R2 is equal to E equivalent upon R equivalent minus V by R equivalent। तो ये वाले टर्म्स E1 upon R1 प्लस E2 अपॉन R2 इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ये एक फॉर्मूला आ गया आपका। इसको भी हम करते हैं करेक्शन, मतलब ऐड करना है। और दूसरे वाले का क्या आया, माइनस V कॉमन ले लो, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यहाँ इन दोनों से, इज इक्वल टू माइनस V बाय R इक्विवेलेंट।
तो आपका आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। सो दीज आर द टू फॉर्मूले, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज कर लेना और वो यहाँ पुट करोगे तो आपको ई इक्विवेलेंट भी मिल जाएगा। दिस फॉर्मूला इज गिवन हियर, ये फाइनली ये बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसमें भी छोड़ सकते हो, ये आगे दिया हुआ है इन्होंने, यू कैन लीव इट हियर ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज किरचॉफ्स रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन एंड न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है, लास्ट टाइम न्यूमेरिकल आया है लास्ट ईयर के पेपर में। जंक्शन रूल, जंक्शन रूल क्या है? एनी जंक्शन सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। जैसे एक जंक्शन, ये जंक्शन मतलब मीटिंग पॉइंट समझ लो, यहाँ पे जितना भी करंट एंटर कर रहा है, सपोज ये 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, और एक ये है करंट लीव कर रहा है, तो कितना होना चाहिए? 3 + 4 5, 5 + 4 9 एम्पियर। ओके, ये I1, ये I1 I2 एंड ये करंट एंटरिंग द जंक्शन, करंट लीविंग द जंक्शन सपोज I3 है, सो I1 + I2 इज इक्वल टू I3। यू ऑलरेडी नो दिस, 10th में भी हम अप्लाई करते ही थे ऐसा रूल। अब आ गया लूप रूल। लूप रूल क्या है? इसको आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हो, वोल्टेज रूल। ऊपर वाले को हम KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट रूल, KCL, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लूप रूल क्या है? इसको सीधा ना मैं आपको न्यूमेरिकल से ही बताती हूँ, क्वेश्चन से ही बताती हूँ ये क्या कहना चाहता है। देखो, इसमें ना हम टोटल पोटेंशियल को जीरो करते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इज जीरो। इसके लेकिन कुछ रूल्स हैं, रूल ना आपको एक जगह का ही फॉलो करना, क्योंकि अदरवाइज मिक्सअप हो जाएगा, बुक में डिफरेंट हो सकता है, कोई और टीचर से कर रहे हो तो एक ही मतलब फॉलो करना, डिफरेंट टीचर्स का नहीं देखना, यू मे गेट कन्फ्यूज, क्योंकि सबका वे डिफरेंट होता है। चलिए मैं अपना वे बताती हूँ। देखो हमें क्या करना है, पहले तो आप एक क्लोज लूप चूज कर लो, जो भी आपको लेना है, एनी क्लोज लूप। अब मैं ये लूप ले लेती हूँ, दिस क्लोज लूप, ये वाला, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन, कोई भी लूप, ये आपकी मर्जी है। नाउ स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं ऐसे जा रही हूँ, करंट का डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन सेम है, राइट। करंट का डायरेक्शन, मेरा डायरेक्शन सेम है, सो इफ my direction and current direction is same, I will take voltage drop positive, voltage drop across a resistor positive, so 30 into I1। फिर ये आगे जाओ, अभी कुछ और नहीं है, यहाँ जाओ। नाउ यू आर एनकाउंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो भी बैटरी का टर्मिनल पहले एनकाउंटर करोगे उसी का साइन आएगा। यहाँ पे आया -45 वोल्ट। फिर आगे जाओ, अब 1, इसमें करंट कितना है इस ब्रांच में? I3, 1 into I3, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि करंट भी ऐसे जा रहा है और मैं भी ऐसे जा रही हूँ लेफ्ट में, सो 1 I3। आगे चलो, अभी भी सेम डायरेक्शन है, माई डायरेक्शन एंड लूप डायरेक्शन, +40 I3 इक्वल टू 0। बस पहुंच गए यहाँ पे, टोटल पोटेंशियल को 0 करना है। सो दिस इज द रूल। आप कोई और लूप ले लो, अब मैं ये वाला लूप ले लेती हूँ जो इन्होंने डायरेक्शन ले रखी है, आपकी मर्जी है वैसे तो आप कोई भी ले सकते हो। आई एम टेकिंग दिस डायरेक्शन, सो स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर दो। नाउ यू आर एनकाउंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो -80 वोल्ट। आगे चलो, इसमें करंट कितने? I2, योर डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन इज सेम, सो प्लस I1 I2 into 1। फिर आगे आ जाओ, 20 into I2, नेक्स्ट -45 because you are encountering negative terminal। अब आगे चलो, 1 into I3 plus I3, फिर +40 I3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या बना सकते हो? नाउ यूज KCL हियर, KCL यूज कर लो। यहाँ पे देखो, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज करंट लीविंग द जंक्शन। I3 एंटर कर रहा है और I1 और I2 लीव कर रहे हैं, दैट मीन्स I3 इज इक्वल टू I1 + I2। ये I3 ही डिवाइड हुआ है दो में, I1 एंड I2 में। तो ये 3 इक्वेशन से आप अब तो जैसे बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं वो ही करना है। एक और भी बता देते हैं, चलिए। कोई बच्चा अगर ये बिगर लूप ले ले, फिर now I'm taking the bigger loop, I'm starting from here, A B C D, ये भी ले सकते हो, any closed loop, so start from here। चलो, 30 इंटू कौन सा करंट है यहाँ पे? I1, योर डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन सेम, ऐसे चले। अब आ जाओ आगे, यहाँ पे 20 -20 I2, वाई? क्योंकि आप ऐसे जा रहे हो और करंट ऐसे ऑपोजिट। फिर यहाँ आ जाओ, अब यहाँ क्या हो जाएगा? -1 I2, अब +80 वोल्ट, बिकॉज यू आर एनकाउंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फिर आगे आ जाओ,
यहाँ पहुंच गए वापस ए पे, इक्वल टू 0। ये भी हो सकती है एक इक्वेशन। सो दिस इज केवीएल, एप्लीकेशन ऑफ केवीएल। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स रूल्स। होता क्या है, एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टर्स का, R1 R2 R3 R4 का, जिसमें हम एक पेयर के अक्रॉस तो वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और दूसरे के अक्रॉस बैटरी लगा देते हैं। जिस आर्म के अक्रॉस आप गैल्वेनोमीटर लगाते हो, BD, दैट इज कॉल्ड द गैल्वेनोमीटर आर्म, और जिसके अक्रॉस आप बैटरी लगाते हो उसे हम बोलते हैं बैटरी आर्म। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जिसमें देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। द बैलेंस्ड ब्रिज वेयर द रेजिस्टर्स आर सच दैट IG is 0। IG 0 मतलब कोई भी करंट इस ब्रांच से फ्लो नहीं कर रहा होता, वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दीज टू पॉइंट्स B and D, यहाँ B था और ये D, B and D आर एट द सेम पोटेंशियल, आर एट सेम पोटेंशियल। जब दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे तो करंट फ्लो नहीं करता है। करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर करंट टू फ्लो। करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। तो अभी हमें फाइंड करना है बैलेंस कंडीशन। KCL KVL ही लगाएंगे। I1 I2 I3 इन्होंने बहुत ज्यादा वेरिएबल्स ले रखे हैं, मैं थोड़ा कम वेरिएबल्स से स्टार्ट करती हूँ। टोटल करंट I, ठीक है, यहाँ चला गया I1 और इधर चला जाएगा I2, ठीक है, यहाँ चला गया IG, तो इधर होगा I2 माइनस IG। भाई यहाँ से I2 आ रहा था तो IG इधर चला गया, डिवाइड, रिमेनिंग करंट विल गो इन दिस ब्रांच, आई विल नॉट यूज I4। ठीक है, यहाँ पे I1 आया, यहाँ से IG, तो KCL लगा देंगे तो इस ब्रांच में हो जाएगा IG प्लस I1। आई होप ये क्लियर है, आई विल रिपीट इट। I1 in this branch, I2 in this branch, IG in this branch. So remaining current I2 minus IG will flow in this branch. अब यहाँ से IG आ रहा है, यहाँ से I1, तो इस ब्रांच में हो जाएगा टोटल I1 प्लस IG। दिस इज KCL। ठीक है, और फिर ये दोनों ऐड होके वापस वही सेम करंट बन जाएगा। चलो अब लगा देते हैं KVL। KVL स्टार्ट किस ब्रांच से करें? इससे कर ले, ये वाला ब्रांच। स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से जा रहे हैं, योर डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन इज सेम, तो क्या होगा I2 R2, यहां तक आ गए। फिर अब यहाँ जो आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अभी भी सेम है। अच्छा, मैं अभी गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को G ही अज्यूम कर लेती हूँ, तो प्लस G इंटू IG, V इज I इंटू R, ये I है ये R है गैल्वेनोमीटर का। फिर यहाँ जो, अब आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, करंट ऐसे है और आप उल्टा जा रहे हो, तो माइनस I1 R1 इज 0। अब इस ब्रांच में लगाओ, इन दिस ब्रांच, स्टार्ट फ्रॉम योर डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन इज सेम, सो I2 माइनस IG इंटू R4। अब आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट, माइनस R3 इंटू I1 प्लस IG। अब यहां से आप ऊपर जाए, अगेन डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, सो माइनस IG इंटू G इज 0। ठीक है, अब आप बोलेंगे B एंड D एट सेम पोटेंशियल, ठीक है, एंड IG विल बी 0, देयरफॉर IG विल बी 0। अब IG को 0 पुट कर दो, व्हाट विल यू गेट? I2 R2 minus I1 R1 is 0 and I2 R4 minus R3 I1 is 0. So you can say I2 R2 is equal to I1 R1, I2 R4 is equal to I1 R3. Ratio ले लो, what do you get? R2 upon R4 is equal to R1 upon R3. सो हियर इज द कंडीशन। इसको आप ऐसे भी तो ऑफकोर्स लिख ही सकते हो, इसको इधर इधर इसको इधर, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। सो दिस इज द R1 अपॉन R2, मतलब ये दोनों का रेशियो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ऐसे रेजिस्टर्स हैं, ये R1 R2, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो R3 R4 इक्वल होता है। ठीक है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज।